अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट हुमैरा कुरैशी हाजिर है अपने प्रोग्राम ह्यूस्टन लाउंज विद हुमैरा के साथ। नाजरीन, ये इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है। ये एक लाइव शो है। मैं चाहूँगी कि आप इसे देखें, इसे पसंद करें, इससे महजूज़ हों और हमें कॉल्स कीजिए जो नंबर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ताकि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनें। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरा ये प्रोग्राम आपको ऐसी शख्सियात से मिलाएगा जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ मुख्तलिफ किया, ना सिर्फ मुख्तलिफ किया बल्कि उन रास्तों पर आगे बढ़ते रहे और कामयाबी से हमकिनार हुए। ये लोग हमारे पूरे अमेरिका, कनाडा, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ज़िंदगी को मुख्तलिफ तरीके से गुजार के अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक नई मार्क पैदा किए। इस वक्त मेरे साथ जो मेरी गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पूरा नॉर्थ अमेरिका मेज़बान रेस्टोरेंट को जानता है। मेज़बान रेस्टोरेंट की ओनर और रूह रवां मिसेस फ़िरोज़ अख्तर, जो कि अपने बेहतरीन खानों और तरह तरह के पकवानों की वजह से बेहद मशहूर हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम उनकी चटपटी बातें और उनकी ज़बान की चाशनी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जी मिसेस अख्तर फ़िरोज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले खुश आमदेद। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपने बुलाया। जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो प्रोग्राम का पहला गेस्ट होता है उसके लिए हमारी हमेशा यादें रहती हैं कि उसने प्रोग्राम में हमारे साथ आके हमें हौसला अफजाई भी की और हमें सपोर्ट भी किया। तो उसके लिए मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। नहीं, मैं आपकी इस बात को मशकूर हूँ कि आपने मुझे चूज़ करा और बुलाया, और कितने दिन से आप मेरे पीछे लगी थी आइए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी पहली गेस्ट बनूँ। और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपका ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे, इसमें आपको कामयाबी दे, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिसेस अख्तर फ़िरोज़, आज हम ऐसे बातें करेंगे जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी ज़िंदगी की प्यारी प्यारी जो एक्सपीरियंसेस थे, जो ज़िंदगी का आपका निचोड़ था, उसे शेयर करूं अपने नाजरीन के साथ भी, और मैं ख़ुद भी इंजॉय करूं। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी कहाँ से आगाज़ हुई? कौन सा मुल्क, कौन सा शहर था? ज़िंदगी का आगाज़ तो था, मैं तो इंडिया में पैदा हुई हूँ। आगरा जो शहर है बहुत ही मशहूर जगह है, जानते हैं सब लोग, और वहाँ की मेरी पैदाइश है। और उसके बाद पाकिस्तान बना नहीं था, जब पाकिस्तान बनने के बाद निकल के मेरी पैदाइश है। और उसके बाद हम लोग शायद 51 या 62 में पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। फिर पाकिस्तान रहे, वहीं पे रहे, फिर बीच में थोड़ी देर फिर इंडिया जाना पड़ा मुझे। उसके बाद थोड़ी देर इंडिया रही, फिर वापस पाकिस्तान आई, मुश्किल से 6 महीने। पाकिस्तान में कहाँ? हम लोग कराची से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर वहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, शादी हुई 67 में, और 68 में मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। अच्छा। उसके बाद वो ज़िंदगी जो है, वो कहते हैं ना, सही एक्सपीरियंस, और जो कहते हैं ना कि जो घर का जो और लड़कियों को मिलता है कि लापरवाहियाँ ये वो, तो वो सब आपकी ख़त्म हो जाती हैं और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन आप देखें, आगरा भी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसके बाद कराची, उसके बाद इंग्लैंड, तो और उसके बाद ह्यूस्टन जी। अच्छा, तो आपने तो बहुत सारे मुख्तलिफ़ कल्चर्स और मुख्तलिफ़ मुल्कों और शहरों को देखा है। तो आपको तो आगरा के बारे में भी बताना पड़ेगा कि वहाँ पे बचपन में क्या होता था। असल में मैं जब आगरा से जब हम लोग शिफ्ट हुए तो मैं 4 साल की थी। अच्छा। तो इतनी ज़्यादा मुझे उसकी मेमोरी याद नहीं है, पर मुझे थोड़ी सी मेमोरी वो याद है कि जो हम लोग के कानपुर से हमारा ताल्लुक़ है। मेरा ननियाल जो है लखनऊ से, ददियाल मेरा कानपुर से। मगर चूँकि पाकिस्तान इंडिया जब बन रहा था तो मेरी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो ये हुआ कि अम्मी को आगरा भेजना। आगरा में इतने फसादात नहीं थे जितने के कानपुर में हो रहे थे। अच्छा। तो था कि भागना पड़ेगा, तो कैसे जाएंगी, और सारी चीज़ें उनकी थी। तो उसके बाद मैं इस तरह में आगरा पैदा हो गए, उसके बाद फिर कानपुर आ गए।
फिर कानपुर से हम लोग पाकिस्तान आ गए। मगर जब मैं तो मुझे तो याद नहीं भाई, माइग्रेशन जो हुआ था लोगों ने बताई, अम्मी बताया करती थी ज़्यादा, नाना बताते थे ये होता था ये होता था, कत्ल वगैरह जो भी किस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मगर जो मेरा एक्सपीरियंस था कि उस वक्त खोखरापार और मोना बाव का बॉर्डर होता था। अच्छा। हम लोग उधर से आए थे और वहाँ पे पता है बबूल के कांटे होते थे। तो वो मुझे याद है कि हमारी नानी ने सबने पाँव पे दुपट्टे बांधे हुए थे। हाँ, जब वहाँ से आए इतनी तकलीफ़ थी वो। और मेरे नाना ने एक आदमी को पैसे दिए थे, वो मुझे अपने कंधे पे बिठा के क्या कहते मोना बाव से खोखरापार तक लेके आया था। देखें, अब बबूल का जिक्र है हमेशा से कि ऐसे कांटे होते हैं जो कभी भूलते नहीं हैं अगर लग जाएं तो। बिल्कुल। तो देखें कि मतलब हमने पाकिस्तान जाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान तक पहुँचे, कितने लोग हैं जिन्होंने ये सब किया और वहाँ पे पहुँचे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कराची में फिर वहाँ पे कितना टाइम, मतलब कौन सी एज थी जब आप कराची पहुँची? 4 साल के एज में मैं बताया कराची पहुँची थी। फिर मैं गई हूँ वापस इंडिया, 1-2 साल वहाँ भी रही हूँ। तो कहते हैं ना जहाँ जिसकी मिसाल, जहाँ जिसकी नाल गड़ी होती है वहाँ ज़रूर जाता है। और सबसे पहले जब इंडिया गई हूँ तो सीधा मैं आगरा गई हूँ। अच्छा, देखें तो वो एक बात सच हो गई कि वो इंसान हुजूर वहाँ जाता है। और मुझे बड़ा शौक़ था इंडिया जाने का। और जब मैं इंडिया गई फर्स्ट टाइम तो मुझे होता था कि हिंदू कैसे होते हैं, सरदार कैसे होते हैं। अच्छा। बिल्कुल, मतलब मैं सोचती थी मतलब शायद हमसे अलग होंगे, मगर वो भी एक ही जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो एक जब बड़ी अच्छी सी छोटी सी एक स्टोरी है कि जब मैं लाहौर, उस वक्त लाहौर से जाते थे हम वाघा बॉर्डर से, तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो अमृतसर पहुँच गए। अमृतसर से दिल्ली की जाना था, ट्रेन ले गए और शाम रात का वक्त था। तो ये हुआ कि हम लोग गलत डिब्बे में, शायद मेरे भाई और हम लोग गलत डिब्बे में चले गए। तो उन्होंने कहा ये गलत डिब्बा है। तो अम्मी से कहा अम्मी, तो मुझे छोड़ के कह लेंगे अम्मी संभाल लेके दूसरे डिब्बे में चलते हैं, वहाँ पे कोई सामान इतना ज़्यादा था कि वो ना हो, और आप बैठे, अब तो मैं बैठी। इतनी देर में क्या हुआ, अम्मी और भाई उतरे और ट्रेन चल दी। अब मैं आपको बता नहीं सकती। आप ओनली एक कॉलर भी हैं हमारे साथ, तो हम अपने कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। बहुत शुक्रिया। और मैं इनकी स्टोरी सुन रहा हूँ, पहले नहीं सुनी थी, अभी शुरू आपने किया है। जी जी। तो मैं ये बता करना चाह रहा था कि जब ये मूव कर रही थी पाकिस्तान, तो वैसे तो औरतों से उम्र नहीं पूछी चाहिए, लेकिन इनकी उम्र क्या थी उस वक्त, ये सब कुछ याद है इनको। हाँ, यही तो इनकी ख़ास बात है, इसीलिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, क्योंकि ये उस वक्त 4 साल की थी जब आप पाकिस्तान से ये इंडिया से पाकिस्तान आई, तो ये 4 साल की थी और इनकी याददाश्त में वो सब चीज़ें मौजूद हैं। और ये मुझे बता रही थी प्रोग्राम से पहले भी कि एक फ़िल्म चलती है मेरे दिमाग में, जब वो ट्रेन का सफ़र था और वो कितना ही ख़तरनाक सफ़र था और उसमें कैसे दिल दहला देने वाली चीज़ें थी, जो ऑफ कोर्स उस वक्त तो इनके वालिदैन उसको फेस कर रहे होंगे, मगर इनको सब याद है। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और ज़िंदगी दे और सेहत दे। ये हमारे ह्यूस्टन का बहुत बड़ा असासा है और बहुत खिदमत कर रही है ह्यूस्टन की। शुक्रिया शुक्रिया। हम मिलकर रेस्टोरेंट में जाते हैं अक्सर। शुक्रिया और बड़े मजे से खाते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो देखें, वो कह रहे हैं कि ये सबसे मज़े की जो बात आप सुना रही हैं, ये हमारा बताइए। एज का सब अंदाज़ा लगा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो बताया ना, हम तो 4 साल के बाद पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया आए थे। अब अंदाज़ा लगा ले क्या क्या होगी। तो वो जब मैं ट्रेन में बैठी रही, तो वो जो आपको पता होगा ट्रेन में, आप ट्रेन में बैठी हैं? बिल्कुल। मैं तो बहुत ट्रेन में बैठी हूँ। तो वो कोने भी एक सीट होती थी आखिर में एक, और बाथरूम के पास होती थी। हम उस पर वहीं बैठे रहे और क्या कहते हैं खिड़की की तरफ मुँह करके रखे रहे कि हमें कोई देखे ना। हाँ। तो ट्रेन चल रही था। ट्रेन 3 घंटे के बाद उसका स्टेशन था। अब 3 घंटे में हमारी अम्मी और भाई जो थे वो तो उनका तो हालत ख़राब हो गई, और इधर हम भी रोडों के बुरा हाल के, पता नहीं अब हम क्या होगा हमारा। अब सारे सरदार थे। क्या हुआ, उन्होंने पगड़ियाँ उतारी, उनके लंबे लंबे बाल जब देखा तो हमने कहा अल्लाह ये तो भूत है सारी के सारी। लगी मुझे उस वक्त डर लग रहा जिंदगी में था, देखी नहीं थी कभी बच्ची। हाँ, तो मैं बहुत डर गई थी और बहुत ज़्यादा
तो फिर मैंने कहा पता चला, फिर उन्होंने पता चला कि ये जो है ना बड़े अच्छे थे। फिर आए मेरे पास, कहने लगे पुत्र की गल है, वो पंजाबी बोलने लगे, थोड़ा बहुत तो मुझे आती थी समझ में। तो मैंने कहा कुछ नहीं, तो बताया कि इस तरह हुआ। मैंने उनसे कहने को कोई नहीं, अगला स्टेशन आएगा हम तेरे माँ भाई को ढूंढ के लिए आएंगे। अच्छा। हाँ, तो सब नाइस पीपल है ना। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मगर ये था कि पाकिस्तान रहे, फिर इंग्लैंड जो आया था, तो वो सही में ज़िंदगी का जो था इम्तिहान था। हाँ, वो तो जाहिर है। लेकिन मुझे ये तो पहले बताइए ना कि पाकिस्तान में आपने कहाँ रही, स्कूलिंग कहाँ से की, कराची में, वो बचपन का हिस्सा कैसा था? हम लोग असल में हम लोग तो पहले थे जुबली सिनेमा में रहते थे। पहले गांधी गार्डन में थे, पहले मारीपुर में आए, फिर गांधी गार्डन में आए, फिर जुबली सिनेमा में रहे, और फिर उसके बाद सोसाइटी में मूव हो गए। तो ये हमारी 4 वहाँ पे डिफरेंट जगह पे रहे। तो जुबली का जो टाइम था वो तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अपना मेरा फेवरेट टाइम था वो। क्योंकि उसमें ये था कि हम बस में स्कूल जाते थे, और हम थोड़ी मतलब था कि ट्रस्ट था माँ बाप को भी, जा रहे हैं स्कूल जाना, ये करना। फिर सोसाइटी में हुए तो फिर दूर है। और फातिमा जिन्ना स्कूल जो था उस वक्त का बेस्ट स्कूल होता था कराची का, जिसमें हम जाया करते थे, और आज तक वो स्कूल है। हाँ, फातिमा जिन्ना स्कूल जाहिर है। तो वहाँ पे जो है उस ज़माने में बच्चों की इंटरटेनमेंट भी बड़ी मासूम सी और बड़ी मुख्तलिफ हुआ करती थी उस ज़माने में बच्चों की, बहुत ही। हाँ, ये बात तो सही है, कोई इंटरटेनमेंट तो होती नहीं थी। बड़े इंटरटेन करते थे, और हम लोग को जो है काम करना पड़ता था। हाँ, तो ये होता था हमारे घर में, ये होता कि वो ज़रा सा ना कैरम खेलने का एक ज़माने का शौक था, ज़माना आप पता होगा। कैरम चल रहा है, और हम सब कज़न बैठे, और मैं अपने कज़न सबसे बड़ी हूँ। तो वहाँ से मामू बाबू सब बैठे होते थे, आवाज़ लगाते थे, भाई चलो चाय बना के लाओ। अरे वो कैरम खेली जाती थी, और लिहाफ के अंदर घुस जाते थे। कहते मैं जानता हूँ तुम दोनों जाग रही है, अभी अब आवाज़ें आ रही थी, चलो चाय बना के लाओ। अच्छा, जो मुझे खाने का शौक कह रहे हैं ना, ये मेरा उसी वक्त से शुरू हुआ कि मेरे मामू को कहता था क्या बना के खिलाओगे तुम, कुछ बना के लाओ। और चाहे वो आटे का हलवा ही बना के ले आऊँ, मगर उन लोगों को कुछ ना कुछ कैरम के टाइम पे या ताश खेल रहे हैं, कुछ है, ये बड़े शौक थे उस वक्त के। अच्छा, ये इंटरटेनमेंट था कि हम लोग बैठे गप्पे मार रहे हैं, और या फिर वो मामू को जब बैठे जो उन लोगों ने रात को उनका जो हो रहा उसमें देख रहे, खेलने वाले के हम लोग को इतना शौक होता नहीं था, कुछ भी नहीं। अच्छा, पता है मैं ये महसूस करती हूँ कि उस ज़माने में जो बड़े बूढ़े थे उनका तरबियत का ये अंदाज़ होता था, जो बच्चों को बताया जाता था कि चलो जाओ ये करो वो करो, यानी कि वो समझते थे कि जो रूटीन है दिन की उसी में बच्चों को जो है हम साथ साथ कुछ ना कुछ बताएंगे और साथ साथ उनसे कुछ करवाएंगे, तो इसी में वो ज़िंदगी में जो आने वाली चीज़ें हैं उनके लिए तैयार होंगे। मुझे ये लगता है कि जैसे अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, अब हम जो हैं एज अ पेरेंट हम बच्चों के साथ उस तरह से टाइम नहीं गुजारते। कई दफ़ा मैं देखती हूँ कि हम लोग बैठे हैं, हर एक के हाथ में फ़ोन है, बैठे हुए, लेकिन अपना अपना फ़ोन है, तो वो इंटरेक्शन नहीं है जैसे वो उस ज़माने में बड़े बूढ़े किया करते थे, और उसी में सबक सिखा देते थे ज़िंदगी के बड़े बड़े। बिल्कुल, वो तो कह रहे भाई अब तो वो और अब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और आजकल के बच्चों को समझाना इतना आसान काम नहीं है। उनको कुछ हर तरफ लेक्चर देते रहते हैं, और माय गॉड हर लेक्चर देते रहते हैं। तो मुझे मैं आपसे कहती हूँ कि देखो बेटा, कितना भी सीखने के बाद रोज़ाना सीखना पड़ता है ज़िंदगी में। आप एवरी डे सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी पर्सन से मिलेंगे, ज़रूर उससे कुछ सीख के उठेंगे उस दिन। बिल्कुल, कहीं पर ही मिले किसी नए से या अपने लोगों से, कोई ना कोई बात होती है जिसमें आदमी सीखता है। जैसे मैं एक चीज़ हमेशा मिसाल देती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो कुरान उतारा, और सूरह बकरा जो है 2.5 से पारे की, जो सब जानते हैं जी जी, और सूरह बकरा अगर आप पढ़ें तो उसमें सारे अहकामात दिए हुए, सारे शरिया ला हैं, सारे कुछ है, सब कुछ बता दिया। उसके बावजूद जब कुरान आता रहा 23 से पारे, और बार बार आ रही हैं स्टोरियाँ, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, बार बार बातें रिपीट हो रही हैं। तो रसूल सल्लम भी कह सकते थे कि आप अल्लाह ताला से कि आप उसमें सब बता तो दिया, आप क्यों बार बार, मगर रिमाइंडर। जैसे मैं पता है डॉक्टर सार अहमद को सुनती हूँ, और मैंने लास्ट ईयर पूरी तफसीर सुनी, फिर दोबारा सुन रही, बिलीव करें हो मेरा, मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ ये पहले मतलब सुना है, ये पहले मतलब सुन रही हूँ, पहले नहीं सुना था। क्योंकि आप नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे बच्चों को, बच्चे कहेंगे हाँ हम तो बोलती रहती है। नहीं बेटा, हम बोलते नहीं रहते, तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी सिखाना। बिल्कुल, हर बात के बहुत सारे पहलू होते हैं,
और जो बड़े होते हैं उनके तजुर्बात से वो हर पहलू उन्हें पता होता है जो बच्चों को नहीं होता। तो अब चलते हैं, आपका इंग्लैंड में जो सफ़र था, इंग्लैंड में कैसा रहा, बताइए। इंग्लैंड में क्या किया, किस जगह रहे? लंदन में? लंदन में रहे। अच्छा। इंग्लैंड में जब हम तो आए पहले तो जाहिर सी बात है कि वो मैं तो जब इंग्लैंड आई तो मुझे इंग्लैंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सच्ची बताऊं। अच्छा। तो मैंने अपनी अम्मी को ख़त लिखा और वहाँ घर एक जैसे सारे। मैंने अम्मी को लिखा, अम्मी यहाँ के जो घर है ना सारे लांडी के क्वार्टर हैं। तो अयूब ने ज़माने में लांडी में क्वार्टर बनाए थे और लोगों को फ्री दिए गए थे। अच्छा। फ्री दिए गए मकान जैसे। तो वो तो हम लोग सब ने कहा आप लोग ले लें, हमारे फैमिली को इंटरेस्ट ही नहीं लिया नहीं। तो वहाँ गए सब जैसे लगते थे, कुछ हमारे रहते थे अजीज़ कारी, वहाँ पे जाना होता था। अच्छा, और लंदन उस वक्त पता है बहुत काला काला था क्योंकि चिमनी थी वहाँ पे। अच्छा। और चिमनी में जलता था कोयला, और जो कोयला जलता है तो वो धुएं से बहुत था। और उस वक्त हमने एक मूवी देखी थी संगम, राज कपूर के नाम सुना होगा आपने। अच्छा। वो मूवी जो थी लंदन में सारी फिल्माई गई ज़्यादातर, और हमारे जहन में वो लंदन था, और जो लंदन देखा वो डिफरेंट था। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, कॉलर हैं हमारे साथ, तो अभी हम कॉलर को ले लेते हैं। सॉरी जी जी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर आपके लिए है। मैं हुमैरा बात कर रही हूँ, और हुमैरा मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, और ये आपका पहला प्रोग्राम है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। बहुत शुक्रिया हुमैरा कॉल करने का और इनकरेजमेंट का, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस प्रोग्राम को आप लोगों के हमारे फीडबैक से मज़ीद बेहतर बनाएं। आप हमारे गेस्ट से कुछ पूछना चाहेंगी हुमैरा? बिल्कुल, मैं अभी यही सुन रही थी कि जिस तरीके से वो सूरह बकरा के बारे में बता रही थी, और बहुत सारी चीज़ें कि वो डॉक्टर सारा अहमद से सुनती हैं, और हम अपने बच्चों को किस तरीके से इस तरफ ला सकते हैं। और वाकई ये बात हकीकत है कि बच्चों से एक दफ़ा या दो दफ़ा ये बात की जाए तो फिर वो इस तरफ नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे इससे तुमसे ये पूछना है कि हम बच्चों को बार बार एक चीज़ के लिए बोलते हैं कि आप ये करें, और उनके तो क्या वाकई में बच्चे जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, या बिल्कुल अपने रास्ते से हट जाएंगे कि ये तो माम तो हर वक्त यही बोलती रहती हैं कि आप इस तरह करें और ये पढ़ें और इसको सुनें, तो उनका क्या ख्याल है? मैं समझ पूरी बात। जी जी, उनका सवाल ये है कि अगर हम बच्चों को बार बार कहेंगे तो ऐसा होगा कि उनके ऊपर असर होगा? असर तो ज़रूर होता है, चीज़ों को कहना पड़ता है। और मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे मेरे इंग्लैंड में पैदा हुए, और मैंने यही बच्चे अपने रेज़ करे, सब करे। और जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो जब पाकिस्तान में गई तो मेरे खालू ने कहा कि अब तुम वापस आ जाओ कि तुम्हारी बेटी पैदा हो गई है, तो यहाँ पे रहेंगे जैसे भी होगा, मगर कम से कम ये अपना मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, सब है। तो मैंने कहा कि बहुत मुश्किल आना, मगर एक दफ़ा सेट हो जाता है आदमी कहीं जाके, मगर कुछ ऐसा होगा तो देखा जाएगा। मगर ये कि मेरे ख्याल में मेरे मालिक का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है कि मेरे चारों बच्चे बेइंतहा मजहबी भी हैं, कोई फनेटिक मुस्लिम नहीं है, मगर नमाज रोज़े के पाबंद हैं, बहुत नेक हैं, और बहुत ही क्या कहते हैं हेल्पफुल हैं, और क्या कहते हैं इस्लाम को फॉलो करते हैं अपने बच्चों को। मेरे छोटा सा जो 3 साल का नमाज पोता भी है, हमारे जब से मेरे बच्चे आते हैं तो बाजमात नमाज होती है, मगरिब की नमाज बाजमात ज़रूर होती है, और वो छोटा वाला भी वो भी खड़ा हो जाता है, सब खड़े पढ़ाते हैं। मेरा 15 साल का जो पोता है वो इमामत कराता है, मेरा 16 साल का पोता है वो इमामत कराता है। यानी बात का असर होता है बार बार कहने से। बच्चे बेशक उस वक्त ना सुने, लेकिन उन्हें ज़िंदगी के किसी कहना पड़ता है, मगर याद रहेगा। मगर अब वो टाइम नहीं रहा है कि खबरदार जो तुमने ये किया, सब इस तरह नहीं कह सकते, आपको बड़ा प्यार से बड़े उससे समझाना पड़ता है। अच्छा, अभी एक ब्रेक लेते हैं और जी जी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तो नाजरीन जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस आ रहे हैं। जी नाजरीन, तो हम वापस आ चुके हैं अपने गेस्ट के साथ, और यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि चूँकि हमारा पहला प्रोग्राम है और इसमें जो भी कॉलर होंगे उनको मेज़बान की तरफ से एक फ्री डिनर मिलेगा
तो आप काइंडली फ़ोन करें और अपना ये फ्री डिनर, एक चटपटा मज़ेदार खाना जो है उसको मिस नहीं करें, ठीक है। सबसे पहली बात ये। तो अभी हम बातें भी कुछ चटपटी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और चटपटी बातों में मुझे सबसे पहले ये बात बताएं आप कि मोहब्बत पे आप बिलीव करती हैं या ये सिर्फ अफसानों की हद तक होती है? मोहब्बत अफसानों तक नहीं, मोहब्बत हकीकत में होती है और अब नहीं होती है। अच्छा। होती थी। अच्छा, अब और तरह की होती है। ठीक। अब जो मोहब्बत है वो मेड इन चाइना है। चल गई तो चल गई, टूट गई तो टूट गई। टूट गई। एग्जैक्टली। ये तो आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मेड इन चाइना। बिल्कुल यही है। आप तो देख रहे हैं जो हालात हैं, वो क्या बता रहे हैं। अगर कोई सुन लेगा चाइना का तो शायद पसंद नहीं करे। नहीं, कोई पसंद करेगा भाई। चाइना का तो ये होता है, बिल्ली चल गई चल गई, नहीं चल गई नहीं चली। तो मोहब्बत बिल्कुल मेड इन चाइना बन गई ना जी। इतने नाजुक रिश्ते को बिल्कुल कहते नाजुक रिश्ता है, हाँ मगर ये तो इंतहा से ज़्यादा नाजुक हो गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। तो उस ज़माने में मतलब आपकी अरेंज मैरिज थी या कुछ उसमें? अरेंज मैरिज थी। अच्छा अच्छा। और फिर बाद में मोहब्बत हुई जैसे हमारे ज़माने में? हाँ, मतलब यही था। वही तो कामयाब होते हैं ना कि जो पहले शादी होती है बाद में मोहब्बत होती है। अब क्या होता है, पहले सारी मोहब्बत कर ली, उसके बाद शादी करी। अब बताइए वो अब क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। भाई कितने दिन अंडरस्टैंडिंग करेंगे आप? हाँ अभी समझ में नहीं आ रहे। हाँ। मैंने देखा है लोगों ने अंडरस्टैंडिंग 6-6 साल करी है और शादी की 1 महीने बाद खत्म हो गई। भाई वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे समझ में आता है अंडरस्टैंडिंग किसको कहते हैं और क्या होता है, ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब किस्मत की बात होती है और अल्लाह की तरफ से होता है। इसमें ना तो अरेंज मैरिज किसी शादी को कामयाब बनाती है, ना लव मैरिज। ये सब जो है कहते हैं कि बस अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से तो होता है, मगर अल्लाह ने बता तो दिया है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। ये तो दार काला क्या और सफ़ेद क्या है, तो ये सब तो नज़र तो आता है ना। हाँ। तो कोशिश तो आप नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं भाई मैं तो नमाज नहीं पढ़ती, क्या करूँ, मुझे अल्लाह डाल नहीं रहा है। मगर अल्लाह तो नहीं डाल रहा है, ये तो शैतान आपको कर रहा है। ये शैतान की है काम सारे। जी जी। जब 2 मियाँ बीवी लड़ते हैं तो पता सबसे ज़्यादा कौन खुश होता है? शैतान। शैतान खुश। बिल्कुल। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अब ये सब क्यों है। क्योंकि शैतान को अच्छा लगता है कि घर तोड़े, क्योंकि उससे कई फैमिलियाँ जिंदगियाँ तबाह होती हैं। अगर सपोज उनके बच्चे हैं जी जी, तो समझ ले बच्चे तो वो कहते हैं ना कि पंजाबी में रुल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई बाप अपनी औलाद को कोई तोहफ़ा देना चाहता है तो सबसे बेस्ट तोहफ़ा ये है कि वो औलाद के सामने अपनी बीवी की इज़्ज़त करे और उसे प्यार दे। तो ऑटोमेटिकली बच्चों में वो सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ लव डेवलप होना शुरू हो जाती है। आपने जैसे भी कहा था ना कि बच्चों को टाइम, बच्चों को कैसे करें। मैंने एक दफ़ा किसी ने मुझे एक स्टोरी भेजी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं शॉर्ट करके सुनाने की कोशिश करूँगी कि उसमें एक बच्चा था, जब उसका बाप घर आता तो रोज़ाना किचन में बैठा होता था। तो बाप ने कहा कि तुम सो क्यों नहीं रहे हो, इस वक्त तुम 10 बजे रात को यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो कहने लगे, बस वो कहता था कि बाप को ना देखता था और फिर बाप जाकर उसको लिटा देता था। तो कई दिन ये अमल होता रहा। एक दिन उसने कहा कि अपने बाप से कि अब्बू आपको कितने 1 घंटे कितने पैसे मिलते हैं? तो उन्होंने कहा क्यों? कहने लगे मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ ऐसे, आप कितने? मैंने कहा कि मुझे $20 मिलते हैं 1 घंटे के। तो कहने अच्छा। तो कुछ दिन गुजरे, वो लड़का तो फिर बैठा नज़र आया उनको। तो बाप ने कहा कि फिर तुम आ गए? तो उसने कहा कि $20 निकाल के बाप को दिए। कहने लगा अब्बू मुझे 1 घंटा दे दे। एक कॉलर हैं, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अभी इसकी तरफ दोबारा आते हैं जी। कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रा इकबाल बात कर रही हूँ। शुक्रिया कॉल करने का। लगता है आपने मेज़बान का खाना विन करना है। असल में मिसेस फिरोज जो है वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं। अच्छा। और आपसे भी अच्छी हमारी दोस्ती है। तो आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और मैंने सोचा आपको मुबारकबाद भी दूं। और आपका सेट बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और मिसेस फिरोज की बातें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन आप इनसे थोड़ी सी जरा दिलीप कुमार की बातें पूछें थोड़ी। मैं तो बेचैन हूँ सुनने के लिए, तो बड़ी बड़ी स्टोरियां इनके पास। अभी हम उसी तरफ आ रहे थे। पूरा खोलना चाहती है। जरा हाँ मैं चाहती हूँ। मेरे राज क्यों खोलना चाह रही हो भाई?
अच्छा, तो ये तो फिर हमें आपके बारे में खास खबर पता चली है। हाँ, दलीप कुमार, अच्छा बताइए फिर दलीप कुमार के बारे में। करें, कैरी ऑन और गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, कॉल करने का शुक्रिया। तो बताइए ये दलीप कुमार का क्या चक्कर है? वो हाँ, फराह जो है, फराह ने जो है ना मेरी वीकनेस पकड़ लेती है हर वक्त। दिलीप कुमार अब तो उसको तो दिलीप कुमार इसे वाकई के मैं बस बता नहीं सकती उसके बारे में क्या डिस्क्राइब है। मोहब्बत वो थी पहले, खत्म, वो वहीं पर खत्म हो गई बस। वो वैसी मोहब्बत थी जो कि नहीं ले सकता था। हाँ, तो मैंने इसकी एक मूवी देखी थी तराना सबसे पहले, और वो मूवी जब मैं देखी और देख के जब मैं आई तो मैं वाकई शहर में आ गई। और बस मैं ओनली 12 साल की थी जब। तो अब आप सोचेंगे 12 साल में लड़कियां फेल इन लव। हाँ, क्रश और था। आजकल की लड़कियां होंगी तो कहेंगे ये उम्र तो देखो इनकी, अभी अब हम इतराज करेंगे, हम ही बैठ के इतराज करेंगे। हाँ, तो खैर है ना, वो ना देखा। तो उसके बाद जब दूसरे दिन स्कूल जा रहे थे तो हम इतने शहर में थे कि बस चली गई, स्कूल गुजर गया एंड बस ड्राइवर ने कहा बिटिया कहाँ जाओगी? तो मैंने कहा फातिमा जीना स्कूल। कहने वो तो कब गुजर गया। स्कूल का भी पता। तो मालूम है कि हम फिर वो दूसरी बस में आए और हमें जो लंच के पैसे दिए थे 2 आने, वो 2 आने में खर्च हो गए और भूखे रहे क्योंकि पैसे ही नहीं थे लंच के लिए शहर में। और वापसी पे पैदल घर भी आना पड़ा क्योंकि पैसे हमारे पास रहे नहीं। हमने थोड़ा खाना खाया। तो ये बात, तो उसके शहर में ऐसे बूढ़े थे जिसकी है नहीं, तो उसको फिर बड़ा शौक था देखने का। तो इत्तेफाक से लंदन में उसकी मूवी लगी रामश्याम, उसका प्रीमियम था। अच्छा, तो हम लोग गए और जब मूवी लगती थी दिलीप की तो पहले दिन जाना है वाली बात है। तो वहाँ गए तो क्या कहते हैं, मेरा बेटा छोटा बड़ा वाला था, 6 महीने का था। तो मैं बैक सीट पे बैठी हुई थी, ये सामने से आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा देखो दिलीप आ रहा है। अब गाड़ी रेंग रही थी, ये नहीं चल रही थी। मैंने अपने बेटे को सीट पे फेंका और चलती गाड़ी जंप कर दी। ये तो गोल्डन वर्ड्स हो गए आज के। तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो भागती चली, मेरे हस्बैंड कह रहे क्या हो रहा है, पागल होगी पागल होगी पागल होगी। मैंने कहा मैं पागल होगी बस। तो उस तरह से मैं उसको जाके देखा और फिर वो लोग उसके साथ थे, करीब निकालने दे रहे थे, और ना कोई चीज़ थी जो ऑटोग्राफ लेते कोई देते, एक नज़र देख लिया था, यही बहुत था। फिर मैंने जब उसकी मैंने उसकी कलेक्शन बहुत करी थी, इसलिए की थी, हर चीज़ जमा करती थी उसकी, हर चीज़ जो थी। तो मैं जब काफ़ी उसको देखती रहती बायोग्राफी, मगर मैं पता चला कि जब सारा बानो ने उसको पहली दफ़ा देखा था और वो इंग्लैंड में सारा बानो रहती थी, और जब गई बॉम्बे और उस वक्त मुगल आजम की शूटिंग हो रही थी, तो शी वाज ओनली 12 years old और शी डिसाइडेड आई एम गोइंग तो शादी करूँगी तो इसी से करूँगी, ना किसी से नहीं करूँगी। देखें, मगर भाई उसकी वाकई सच्ची मोहब्बत थी, सच्ची लगन थी, और जिस तरह उसने उसको पाया भी, और जिस तरह उसने उसके ख्याल टेक केयर करी है, मैं नहीं समझती कोई कर सकता है। तो दिलीप कुमार साहब की जो रूह हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि आप 12 साल की बच्चियों को खराब कर देते हैं। तो लेकिन देखे, जब फिर साहिरा से उनकी शादी हुई, साहिरा बानो से, तो फिर आपको थोड़ा सा नहीं बुरा तो लगा होगा। नहीं, बुरा तो क्या, वो तो अब जब क्या मालूम हुआ कि उसकी शादी उसके 1 साल बाद हमारे 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। अच्छा, फॉरेन मेरी शादी हो गई थी। हाँ, तो इंग्लैंड टाइम का वो था। अच्छा पता है, मेरे सारे जानने वाले थे, जहाँ दिलीप की कोई न्यूज़ आए सब फ़ोन करते थे। अभी तक जिसका इंतकाल हुआ है, इतने अफसोस के फ़ोन मेरे पास आए। आपको तो बुक में लिखने चाहिए सारे। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा अल्लाह देखो सारे लोगों की कितना का सबको याद है, कहने भाई हमें तो तुम्हारा जो है क्रेज़, तुम्हारा जो था ना वो भूल नहीं सकते। और जिसे फरा बताई थी कि हम लोग जब आगे कराची में थे तो मूवी, आपको पता है ज़माने में मूवी देखने में बड़ी पाबंदी थी, नहीं जाने देते थे ना। तो मेरी खाला जो थी उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी, वो बहुत जाती थी मूवी। तो जो मूवी लगती थी, और दोपहर को लेडीज शो होते थे, जब कभी नहीं होते तो वैसे भी हम वो जो पूरा बॉक्स होता था, तो हम मूवी देखने दिन को जाते थे और चले गए और कह के जाते थे डॉक्टर के जा रहे हैं कुछ है। तो क्या करते थे, बोतल घर से ले जाते थे, उसमें रूह अफ़ज़ा भर के रख लेते थे, और वो ला के दिखा देते कि डॉक्टर ने शरबत दिया है। डॉक्टर कौन था? दिलीप कुमार। और मरीज कौन थे? सामने बैठे हुए हमारे मरीज। एक दफ़ा ऐसे हुआ, हम मूवी देखने गए और जिससे डर के जाते थे हम लोग, वो उनको बहुत सख्त नहीं ले जाके थे खालू हमारे।
हम लोग मूवी देखने गए, जब इंटरवल हुआ हाँ तो देखा थोड़ा सा वो बैठे हुए आगे खालू बैठे हुए हैं। हाँ हाँ मेरे खाला ने हम देखा और दोनों की तो जान निकल गई। हमने कहा ओ माय गॉड, अब तो आज तो मारे गए हम लोग। हाँ हाँ चुपके से आधी मूवी से चुपके करते हुए बाहर निकल गए। तो ये मूवी के ऊपर जो बड़े, मैं लिख डालूं, किताब लिख डालूं जो हमने उसके लिए ड्रामे करे। वाकई लिखें किताब। ये तो बड़े मजे की बात है। तो ये बात है कि जो दिलीप कुमार की फिर कौन सी फिल्म है जो आपको सबसे ज्यादा अभी पसंद तक है? मैं तराना मूवी जो है ना, हाँ हाँ और मैंने फराज से कहा देखा उसका जो वही इसमें एक सीन है, मैं तुम्हें भेजूंगी वो हाँ सीन। और वो सीन इतना नेचुरल सीन है, इतना क्या कहते हैं मासूम लगती है मधुबाला से, और पता चला कि उसी वक्त दिल फेल इन लव दैट सीन। हाँ, तो देखें तो they fell in और love दिलीप, right हालांकि there. दिलीप की पहली मोहब्बत जो थी कामनी कौशल थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी कामनी कौशल। उस जमाने में वो उसको खत भेजता था दिल्ली बम्बई से, तो 3,000 रुपए लगते थे खत को, बायर किसी के साथ हाथ में दे के भेजता था खत। 3,000 रुपए बहुत बड़ी चीज हो गई। और मैंने वो पढ़ी उसकी पूरी, मैंने उसकी पूरी किताब पढ़ी थी, वो सब रखी थी। बाद में जब इंग्लैंड आए, यहाँ आए, तो पता कहाँ सब चीजें डाली जाती। तो बड़ा मतलब सिनेमा का तो शौक था। अब तो मेरे समझ में सिनेमा मूवी आती ही नहीं है। अच्छा, तो ये थे दिलीप कुमार। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसने बहुत इन्फ्लुएंस किया हो? पर्सनालिटी के इन्फ्लुएंस ये था कि हमारे घर में ज़्यादातर सब बिजनेस में थे। अच्छा। पढ़ाई भी करी ये बात नहीं, मगर बिजनेस में भी थे। हाँ। और मुझे बचपन से बिजनेस का बहुत शौक था। अच्छा। और मैं हमेशा चाहती थी मैं कुछ करूं, मगर ये होता था कि लड़कियों को इनकरेज नहीं किया जाता ना, ज़रा लड़कों को ज़्यादा किया जाता है, क्यों ये करेंगी। तो इसी तरह मुझे पता चला कि मेरे कज़न ने कि भाई तुम अगर एक रक्षा ख़रीद लो और उसको किराए पे दे दो, तो वो तुम्हें किराया मिलता रहेगा और तुम्हारा एक बिज़नेस शुरू कर सकती है इस तरह से। तो मैंने कहा कितने का रक्षा है, उसने बताया, तो मैंने पैसे से जमा कर लिए। एक कॉलर है, तो कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। ये कोई हुमैरा साहब आज वे नया प्रोग्राम कर रही हैं, पहले दिन उनका लाइव प्रोग्राम आ रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंस है उनमें और बड़ी अच्छी बात हो रही है। उम्मीद है कि उनका प्रोग्राम आइंदा भी अच्छा जाएगा और अच्छी इंफॉर्मेशन और मालूमात जिसे कहते हैं वो मिलेंगी, वो प्रोग्राम को चार चांद लगेंगे। हम दुआ है वो है आपके प्रोग्राम के लिए। मैं सुमेरा बात कर रही हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का और आपकी दुआओं का, इनकरेजमेंट का। शुक्रिया जी, शुक्रिया। उम्मीद है कि प्रोग्राम अच्छा जाएगा आइंदा भी। और आज मैं हैरान हुआ कि कह रही है पहला प्रोग्राम है, इतना कॉन्फिडेंस, इतने तरीके से बात कर रही थी। बस जी, आपका गेस्ट से कोई सवाल है? हमारे गेस्ट से फिलहाल तो सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि प्रोग्राम अच्छा जाना है, नो डाउट जी। बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे कॉलर्स, इसका मतलब है कि आपकी बातों से महसूस हो रहे हैं। चले बस आपका प्रोग्राम कामयाब हो जाए और हमारी यही सबकी दुआ होगी। और उन लोग को भी ये विषय कि भाई ताकि कुछ उनको देखने को मिलेगा, भाई वेट करेंगे भाई कब प्रोग्राम आपका आने वाला है और कब देखें। बिल्कुल, साथ में जो पता है ना वो तो बिल्कुल। अभी एक्चुअली एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और कहीं भी जाइएगा नहीं, हम वापस आ रहे हैं ह्यूस्टन लाउंज विद हुमैरा के साथ। जी नाजरीन, तो हम वापस आ चुके हैं अपने प्रोग्राम में अपने मेहमान की चटपटी बातों के साथ। तो फिर से सिलसिला शुरू करते हैं। तो मिसेज़ अख्तर फ़िरोज़, आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझती हैं कि पूरी नहीं हुई? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो तो है, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी भी आपको ज़िंदगी में ड्राइव देती हो? मेरे ख्याल में अल्लाह ने बिन मांगे सब कुछ तो दे दिया। हाँ, ये तो है, ये उसका शुक्र है परवरदिगार। बहुत। तो अमेरिका में आप समझती हैं कौन कौन सा शहर है जिसमें आप गई और आपको ह्यूस्टन से अच्छा लगा? जब मैं आई थी शुरू में तो एक साल पहले आई मूव होने से कि मैं देखूं कैसा है अमेरिका, क्या है। तो मैं न्यूयॉर्क गई थी और ऑरलैंडो भी चले गए थे कि बेटी को मैंने चलो घुमा फिरा दें, फिर ह्यूस्टन आए। मगर न्यूयॉर्क तो बिल्कुल लंदन जैसा, वही गहमा गहमी, वही भाग दौड़, वही लाइफ है एग्जैक्टली। और ट्रेन बस सब कुछ है। यहाँ जब आए तो यहाँ पे
थोड़ा सा लगा कि खुला खुला है। हाँ, खुला खुला पाकिस्तान की हाँ, तो इसलिए अच्छा लगा। मगर जब पता चला कि जब आने के बाद जब शिफ्ट हो गए कि यहाँ पे तो बगैर गाड़ी के तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अब तो भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ तो सबसे पहले तो गाड़ी ली गई और सब ने ड्राइविंग पास करी, और 2 जो थे अंडर एज थे बच्चे, वो नहीं कर सकते थे। और करी पहले तो 2 गाड़ियाँ थी, फिर वो उनको शेयर करते थे, कॉलेज जाना है, स्कूल छोड़ना है, ये करना। तो मेरा तो बस काम ये था कि मैं इसको छोड़ूं, उसको लाऊं, उसको छोड़ूं, उसको लाऊं। तो टैक्सी ड्राइवर बन जाता है बंदा यहाँ। बन के रह गई थी। तो मगर शुक्र है कि कोई ट्रैफिक ऐसी नहीं थी। तो इतना लंदन में गाड़ी चलाना सबसे, लंदन में जब मैं ड्राइविंग पास की थी तो मैं समझती थी कि वहाँ तो PhD के एग्ज़ाम पास करने के बराबर है। हाँ, आधे घंटे का टेस्ट होता है। अच्छा, तो यहाँ पे भी तो टेस्ट होता है? कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा, नहीं है। आपको आसान लगा? हाँ। वहाँ तो मैं तो कहती थी शायद मैं कभी पास ही नहीं हो सकूँगी। कभी नहीं हो सकूँगी। वो जो कॉर्नर रिवर्सिंग कराते हैं ना, वो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, तो वो मुझे जो होता था कि मैं पैदल पार्किंग ना, वो जो कहते हैं बिल्कुल ये कि अब गाड़ी 90 डिग्री से ना करनी है, और मेरा जो निकल जाता था एक हिस्सा गाड़ी का बाहर। मैंने कहा मुझे नहीं हो सकती। जब सेकंड टाइम गई, फर्स्ट टाइम दूसरी फेल हुई, सेकंड टाइम पास हो गई। आपस की बात बताऊं, मुझे तो अभी तक पैरेलल पार्किंग नहीं आती फेल हो जो क्योंकि यहाँ खुली जगह है ना, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं कभी इतनी महसूस हुई। वहाँ तो पता है आपको, जो पार्किंग इतनी कम है कि हर गाड़ी को रिवर्स करके पार्क करना होती है। लंदन में है ही नहीं कि आप सीधी गाड़ी जाके पार्क कर दी। यहाँ तो गाड़ी, यहाँ पार्किंग लाइन नहीं है, वहाँ तो लाइन यूँ है इस तरह से। तो अभी जो आपने देखा कि इतना लंदन में बहुत ज़्यादा कोरोना का बहुत ही ज़िंदगी बिल्कुल बंद है वहाँ पे। मेरे तो वहाँ पे रिश्तेदार जो हैं बहुत अरसा हो गया, वो लोग तो बेचारे बिल्कुल, हमारे अमेरिका में तो काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई थी, फिर दोबारा जो है अब सुना है कि फैलना शुरू हो गया कोविड वगैरह। तो जो लंदन है उसमें आप क्या समझती हैं कि वहाँ का जो मौसम है, वो जो ठंडा ठंडा मौसम है, ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे ज़्यादा इस तरह की तकलीफ़ें वगैरह जो होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, या मौसम अच्छा है? क्या कहेंगे आप? मौसम के लिए मुझे लगता है कंजस्टेड है ना। बसों में सफ़र करते हैं, ट्रेन में करते हैं, बहुत क्लोज है, कोई 6 फीट का डिस्टेंस रखना बहुत मुश्किल, इसीलिए लॉकडाउन करना पड़ता है कि फिर कम्प्लीटली लोग नहीं निकल सके घर से, और जो हर चीज़ है ना। अब ये लॉकडाउन से देखिए कितनी तबाही भी है। जॉब हर एक तो घर से जॉब कर रहा है, डिप्रेशन घर में होती है, घर बैठे बैठे यहाँ भी लड़ ही रहे हैं, हर तो एक दूसरे को शक्ल हर वक्त देखना पड़ रही है। तो चले गए, शाम को देखेंगे ना, मालूम वो सर पे सवार है। हाँ, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। जी, बहुत होंगे, बहुत होंगे। हाँ। तो ह्यूस्टन में आप कौन से एरिया में हैं? हम लोग तो नॉर्थ में शुरू से। किस जगह? हम लोग पे आ गए। पहले हम लोग थे 1960 पे। स्प्रिंग में सारा टाइम है। मतलब कितने साल हुए होंगे आपको ह्यूस्टन? 31। सब लोग कहते इधर आ जाओ, बिजनेस यहाँ है, आगे नहीं, मगर आदत होगी। तो वहाँ पे बहुत कम्युनिटी है ना? कहाँ बहुत है, बहुत है। तो आपने तो नॉर्थ यानी बनाया 31 ईयर मीन के वहाँ पे जो कुछ हुआ आपके सामने। मस्जिद जो थी जिसे हम लोग आए थे, वो टेलर रूम होते हैं, उसमें मस्जिद थी। और अब देखिए उसके अंदर क्या कहते हैं, हाई स्कूल तक ना वो बन गया है। कौन सी मस्जिद? दारुल अलकम, एडल मॉस्क, नाम सुना होगा आपने। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे स्कूल हो गया, उसमें मेरे 3 पोते उसी में गए हैं, उन्होंने वहीं से करा है। तो वो वहाँ पे स्कूल इतना बड़ा बन गया है और सब है। तो मैं देखते देखते, मगर ये बात है कि हम मुसलमान जब चंदा देने पे आते हैं, इन चीज़ों पे आते हैं ना, दिल खोल के करते हैं। नहीं, ये तो कोई शक नहीं है कि मुसलमानों ने जो कुछ भी किया बहुत बहुत अच्छा किया। तारीख उठा के देखें, भरी पड़ी है मुसलमानों के कारनामों से। और नहीं देखें कितनी मस्जिदें यहाँ ह्यूस्टन के अंदर क्या खूबसूरत बनाई है, कितनी अच्छी बनाई है। और सब देखो, कहते हैं अल्लाह का घर को अल्लाह ही चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई इनकम तो नहीं ना वहाँ पे। हाँ बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। जो अच्छा काम है वो अब भी बहुत हो रहा है, तारीख में भी होता रहा, प्रेजेंट में भी हो रहा है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी होगा। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हम लोग जो है अच्छे लोगों को हमेशा जो है इनकरेज करें, तो क्यों नहीं एक दूसरे का हाथ थामें, आगे बढ़ें, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ जो कोई कर रहा है अच्छा, तो उस पर एतराज़ नहीं करें। लोग उसमें भी कीड़े ढूंढते हैं ना कि भाई ये है वो, मैं कहती ये है वो है, नहीं करें। आप नहीं कर सकते तो कम से कम उसको तो करने दें, उसको तो कर। मैं बताया एक जानने वाले जिनके मैं आपसे जिक्र कही थी कि उनके लिए मैंने, जब किसी ने मुझे कहा था कि आप उनके लिए क्या कमेंट देंगी, जब लास्ट पार्टी में हम लोग वहाँ मौजूद थे, मैंने कहा इन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि मैं तो एक डाकिया हूँ
और मैं सब कुछ मुझे अल्लाह ने इसकी खत दी है और उनको दिया आजिज़ी। आज भी तो वो है ना कि वो अपना काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं, इतना लोगों ने कि जो दुख भी करा, बुरा कहा, अपने काम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है कि काम की अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा भी करें ना, तो उसका मैं यही समझती हूँ सिला जो होता है ना, अल्लाह कई गुना आपको खुद देता है किसी और के थ्रू। तो कभी नहीं सोचे कि इस बंदे के लिए तो मैंने अच्छा किया, तो इसने तो मेरे लिए नहीं किया, क्योंकि वो किसी और जगह से आएगा। वो करने वाला तो करते चलना चाहिए, तो ये बात है। तो मुझे ये बताइए कि वकेशंस के लिए आउट ऑफ कंट्री आप गई होंगी, तो कौन सा मुल्क है जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया? टर्की। टर्की, हाँ। वहाँ पे कौन सी अब मैं अब फिर मस्जिद? जाना चाहती हूँ। हाँ। तो पता है क्यों? जब वो ड्रामा मैंने देखा है, हाँ तो पूरा ड्रामा पूरा देखा और दूसरा भी देखने करने आया, और उसको देखने के बाद मुझे और enjoy करने का और डिटेल में सब कुछ। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे टर्की में मुसलमानों का। पता चलता है कि मुसलमान क्या अजीम कौम थी, बिल्कुल। और इंशाल्लाह फिर बनेगी, क्यों नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह क्यों इंशाल्लाह। नहीं। तो वो जो अर्तुगरल ड्रामा था वो सारा आपने देखा? सारी सारा एपिसोड? सारे एपिसोड देखे, सारे सीजन? चार सीजन थे शायद उसके। हाँ तो 4 सीजन में 70-80 एपिसोड होते थे, हाँ। और भी देखते हैं। तो एडिक्शन है। हाँ एडिक्शन था वो ना, मगर बहुत अच्छा ड्रामा बनाया। और उसके जो उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन जो है ना, और देखिए कि उन ड्रामों में मतलब हर चीज़ हदूद में रह के भी उन्होंने रोमांस का भी आंसर दिया, उन्होंने एक स्टोरी भी डाली, डायलॉग डिलीवरी भी थी उसमें, सस्पेंस भी था उसमें, यानी कि आपका दिल जाता है अगली एपिसोड देखो, अगली देखो, और आप देखें कि हर चीज़ अखलाक की हदूद में रह के। तो ये बहुत मैं समझती हूँ बड़ी और जो कामयाबी कहते हैं ना, है। औरतें नहीं करती हैं काम, ये वो है, खाना बचाना चली है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बात थी वो थी बिल्कुल देखें, बिल्कुल। वही से मिसाल लें, हाँ कहीं और से क्यों लेंगे, वही से मिसाल लेंगे। बिल्कुल। अब हज करने जाते हैं, अल्लाह ताला ने सफा और मरवा और खाने काबा में 7-7 चक्कर लगाने को हर एक पे फर्ज कर दिया। जब तक आप हज उम्रा होएगा नहीं, तो वहाँ पे हाजा के कदमों पे भी आपने दौड़ना है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नीचे जो चक्कर लगाए तो उसपे पड़ना है। तो बिल्कुल। हर जगह तो औरत के लिए अल्लाह ताला ने तो बराबर के हुकूक रखे हुए हैं। हाँ, औरतें तो पूरे इस्लाम की हिस्ट्री में हर जगह साथ साथ हैं, जंगों में कहाँ नहीं है, अपने ज़ख्मियों का ख्याल कर रही हैं, जंगों में भी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में तो इवन अभी भी जो हमारे इस्लामिक कंट्री हैं, देखें बांग्लादेश में भी वहाँ पे बनी वो जो उनकी थी प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल हसीना वाजिद जो थी वो वहाँ पे, इसी तरह हमारी बेनज़ीर भुट्टो, फिर इसी तरह इंडिया में इंदिरा गांधी। मतलब मैं तो समझती हूँ कि साउथ एशिया जो है उसमें औरत की अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ये जो ममालिक यहाँ तो कभी नहीं आ सकते, यहाँ पे औरत को अभी भी उस हद तक आगे नहीं आने दिया जाता। अब तो चलें हालात बदल गए, वाइस प्रेसिडेंट हमारी जो हैं वो एक खातून हैं, लेकिन हमारे मुल्कों में तो बहुत अरसे से औरत को आगे लाया गया। हम बहुत काम कर रहे हैं जी। जैसे अभी आपने कहा ना कि हर एक बुरा नहीं, हाँ अच्छे हैं, देखना पड़ेगा भाई क्या है ये दुनिया इतना गंदी चीज है। हाँ ये हर नेगेटिव चीज इतना उछालते हैं, इतना उछालते हैं, 2-4 वाक्य को रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या क्या करते करेंगे। और मैं समझती हूँ ऐसी चीजों को तो बात करेगा, नफरत कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुराई जो होती है फैलाने से फैलती चली जाती है, तो अगर आप बुरा देखें तो उसको वहीं पे मट्टी देखिए, डालें, हमारे यहाँ अगर आगे करप्शन चलें। खत्म करना है ना, सबसे पहले हमारे मुल्क को सुधारने के लिए 2 लोगों को सुधारना जरूरी है। जी जी। एक तो हमारे पुलिस, हाँ उनकी सबसे अच्छी तनख्वाह होना चाहिए, हाँ। सबसे ज्यादा फैसिलिटीज होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना। और दूसरा हमारे टीचर, वो सिस्टम, क्योंकि वहां से ही आपके जहन निकलेंगे बच्चे। बिल्कुल आपने वैसे तालीम का निज़ाम सही हो जाए और पुलिस सही हो जाए, बिल्कुल। आप देखिए मुल्क कैसे तरक्की करता है। तालीम के निज़ाम का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पुलिस का मुझे बहुत मुश्किल लगता है पाकिस्तान में। कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए कानून सख्त होना चाहिए। जितने केसेस अभी हुए हैं, कोई सजाएं किसी को भी नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक, अभी सब के सब में जिस दिन सजाएं सख्त होना, सर कलम करो, सहन कर दो। यकीन करो, जब
मेरी एक दोस्त की बेटी दुबई में हुई, तो वहाँ पे हर साल वहाँ ड्राइवर ऐसा रहने को पर काफी चलेगी, तो उसको पता ही था। वो जब लाइसेंस वो चली जा रही थी, कभी निकल गई ट्रैफिक लाइट पे, स्पीड है वो, जब लाइसेंस रिन्यू करने गई तो ये काहे के लिए, कह लेंगे आपने यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, ये कह लेंगे आंटी उस दिन के बाद तो हमने तो अंडर स्पीड कितना फाइन। तो ये है जब आपको सख्त सजाएं जुर्माने, ये नहीं कि वो बडेरे का बेटा तो कुछ कर सकता, वो कत्ल करके बॉडी के ऊपर से गुजर के चले जाते हैं, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। जैसे फिजा अकबर का प्रोग्राम जो आता है, मैं सबसे शौक से देखती हूँ, देखती हैं आप? इससे तो बहुत अच्छा बोलती है, जो जिससे नहीं चलेगा तो वाले सब, ये सब चीज़ों को करना पड़ेगा। और देखिए एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, आप चाहे इमरान खान सब कुछ कर ले, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, इमरान खान ने तो चलो एक उठाई ही चीज़, अब ये फैसले तो अदालतों ने करते, उसको थोड़ा करना कि भाई जाओ उसको कर, उसको हैंग कर दो, उसको क्या कहते हैं वो ये भी सजा दो। एक इंसान तो कोई फर्क ला ही नहीं सकता, नहीं ला सकता ना, क्योंकि पूरी सोसाइटी को जवाबदेह होना पड़ेगा। कदम जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना, यहाँ के बच्चों को नहीं पता, स्कूलों से ही शुरू हो जाती तरबियत, तो वो चीज़ें हमें भी वहाँ पे लानी पड़ेंगी। मगर इसमें सबसे पहले औरतों का किरदार अदा करना पड़ेगा, माएँ करेंगी सबसे पहले। बिल्कुल, जब तक औरतें नहीं करेंगी, अगर ये औरतें जैसे अभी मुझे भी टिकटॉक के ऊपर ये हुआ था हंगामा, तो उन्होंने कहा कि इस पर पाबंदी लगा जाए, तो इस पर बताया एक वकील ने कहा कि इमरान खान जो है पाकिस्तान को 100 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी को वो करने के लिए बंद कर। तो उसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी के यूज़ करने का गलत तरीका ही चाहिए हमें, और भी जगह यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। बिल्कुल आप सही कह रही है। तो मुझे ये बताइए कि कोई पैगाम देना चाहेंगी आप अपने व्यूअर्स को, आज के प्रोग्राम के व्यूअर्स को? पैगाम तो ये देना चाहूँगे कि भाई कि आप लोगों ने मुझे पहले भी सुना है और तकरीबन बहुत सी बातें वही हमने रिपीट करी हैं, और मगर ये कि अगर आप लोगों को कुछ बनना है, कुछ करना है, औरतों को आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे पाकिस्तान को संभालने के लिए हम सब माओं का, बहनों का, सबका बहुत बड़ा हाथ है। खाली मर्द कुछ नहीं कर सकते जब तक बच्चे जो है माँ की गोद में पल के जवान होता है। और माँ जो कहते हैं ना, बच्चे का जो ब्रेन होता है, कहते हैं स्पंज की तरह होता है, उस पर जैसे जैसे पानी डालते हैं स्पंज पानी को ले लेता है। इसी तरह बच्चे के जहन में जो बचपन से डालते जाएंगे, जैसे मेरे बच्चे बात करते हैं, कहते हैं मम्मी आपने ये बताया था, आप ये कहती थी, तो उनको याद है। जैसे लगता है मैं 4 साल की थी, मुझे याद है, बच्चों को याद रहता है। तो बच्चों को लाशऊर में रहता है, बच्चों को जिस तरह आप समझाएंगे, बताएंगे, और माएँ समझाएंगी, यही बच्चे जो आगे जाके मुल्क को संभालेंगे। यही बच्चे किसी के शौहर होंगे, यही बेटियाँ किसी की बीवियाँ बनेंगी। आपके घर से तालीम देंगे अच्छी, तभी। जैसे मैंने कहा एक प्रोग्राम शुरू करना चाहिए आप लोग को, किसी दिन डिस्कस सकें कि माँ और बाप या बच्चे हों, कि उसका प्रोग्राम हो कि भाई खाली बेटियों को नहीं समझाना है, बेटों को भी समझाना, बिल्कुल, माओं को भी समझाना है कि किसे ट्रेनिंग करनी है आपने। तो तब ये जब मेड इन चाइना लव तभी खत्म होगा। अब हम एक प्रोग्राम करेंगे मेड इन चाइना लव के ऊपर। नाजरीन नोट कीजिए। तो यकीन करिए जब तक माएँ नहीं करेंगी, सब ना करेंगे, सब समझाना चाहिए सबको। नहीं सुनती है, सुनेंगी, बचपन से करेंगे ना आप। आपका इस प्रोग्राम में आने का बेहद शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, और आपकी चटपटी बातें बिल्कुल आपके खानों की तरह खुशबूदार और जायकादार हैं। थैंक यू। तो नाजरीन, हम ये भी बताना नहीं भूलेंगे कि जिन कॉलर ने फ़ोन किया था उनको मेज़बान की तरफ से एक फ्री डिनर जो है वो जाके किसी भी टाइम कर सकते हैं, यहाँ कॉल करें TV1 पे और वो ज़रूर करें डिनर। तो नाजरीन, आज का शो जो है ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। आप लोगों का ये जो टाइम था जो आपने हमारे साथ गुजारा, हमें इनकरेज भी किया, और मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों से महजूज़ भी हुए। तो इंशाल्लाह अपना फ़ीडबैक दीजिए, हम इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे और दोबारा आपके लिए एक इसी तरह की दिलचस्प और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी को लेके
TV1 के इसी शाम जो है मंगल की सेकंड वीक ऑफ एवरी मंथ शाम 7 बजे हुमैरा कुरैशी दोबारा आपके साथ हाजिर होगी। और ये इस चैनल को ट्यून इन करना नहीं भूलना, प्रोमो देखती रहिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि अगली जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कौन है, कौन सा छुपा रुस्तम है जो कि हमारे प्रोग्राम पे आएंगे हमारे साथ। तो इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम जो है अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपनी दुआओं में हुमैरा कुरैशी को याद रखिएगा, मिसेस फ़िरोज़ अख्तर को याद रखिएगा, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को कभी भी नहीं भूलिए। वो जो है उसकी वो हमारी शनाख्त है, आज हम जो कुछ भी हैं उसी की वजह से हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, दोबारा मिलेंगे। ह्यूस्टन, अल्लाह हाफिज़। ह्यूस्टन प्रोग्राम विद हुमैरा, अल्लाह हाफिज़।